की हिंदी की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा वाला टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने समझा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो एक बार हम उसका दोहरान कर लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने संज्ञा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हमने इसके बाद पढ़ा कि संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ ली थी और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा भी हमने पढ़ ली थी। और मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। यानी संज्ञा कितनी होती है? 3 होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के भी कितने भेद माने गए हैं? 2। वो उपभेद होते हैं। भेदों के भेदों को हम क्या कहते हैं? उपभेद कहते हैं। तो आज हम जातिवाचक संज्ञा के जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा प्रकरण क्या है? प्रकरण हमारा ये है संज्ञा चल रही है अभी, तो आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए संज्ञा। अब संज्ञा में हम क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ये हमने लिखा था। और जातिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ने वाले हैं हम समूहवाचक संज्ञा। ये इसका पहला भेद है। यहाँ जैसे भेद डाल सकते हैं कि ये दूसरे नंबर की हमारी संज्ञा है। और इसका दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमने लिख लिया संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक की जो मुख्य परिभाषा है वो हम पढ़ चुके हैं कि किसी जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति की जाति या वर्ग का बोध हो, जैसे विद्यार्थी, कक्षा, है ना। पशु पक्षी में देखते हैं प्राणी में गाय भी आती है ना, बिल्ली, पेड़, इस तरह के कुछ जाति सूचक शब्द होते हैं, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। स्थान का भी करा सकते हैं, जैसे विद्यालय के स्थान है तो स्थान का बोध करा रहा है ये शब्द हमें। अस्पताल जहाँ इलाज किया जाता है ना, तो वह भी एक वर्ग का बोध हमें करा रहा है। तो ये तो थी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसके जो भेद किए हैं उसके आधार पर हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए और जब मैं समझाऊं तब आपको सुनना है और उसको ढंग से समझना है। तो सबसे पहले लिखिए समूहवाचक संज्ञा। पहला जो हमारा भेद है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा भी बहुत सरल है इसकी, समझ लीजिए। नाम में क्या है? समूह, समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध कराने वाले। तो परिभाषा लिखिए जो संज्ञा शब्द किसी वर्ग या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए एक बार और देखिए समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा आप मेरे साथ लिख लेना, समझाए तब समझना है। एक बार लिखते भी चलिए, जिसकी पूरी नहीं है लिख लीजिए। जो संज्ञा शब्द किसी वर्ग या समूह का बोध कराते
अकेली हूँ, लेकिन चार अगर मेरे साथ दो दीदी और खड़ी हैं तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा। तो वो एक समूह का मतलब एक से अधिक संख्या जहाँ होती है, जहाँ वो समूह होता है। तो ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराने वाले होते हैं वो किस में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में। जैसे आप समझना कि मैंने बोला विद्यार्थी, अब विद्यार्थी को एक बच्चा नहीं, एक कक्षा में जो पढ़ने वाले बच्चों के समूह को हम क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, है ना। किसको एक लड़का जा रहा है कहीं बाजार में हमें मिल गया है, हम उसको विद्यार्थी नहीं कह सकते, है ना, उसको हम लड़का कह सकते हैं, वो जाति सूचक शब्द है। उसका नाम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अगर विद्यालय के अंदर जो बच्चे हैं हम उनको क्या कह सकते हैं, विद्यार्थी कह सकते हैं। और विद्यार्थी शब्द में किसका बोध करा रहा है, एक वर्ग का बोध करा रहा है, एक समूह का बोध करा रहा है। कैसे समूह का, पढ़ने वाले अध्ययन करने वाले बच्चों का जो समूह होता है उसको एक विद्यार्थी शब्द उसका बोध करा रहा है कि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। कक्षा भी जहाँ पढ़ने वाले बच्चे बैठते हैं वो कक्षा शब्द उस वर्ग का बोध करा रहा है। और जब अब कक्षा भी अलग अलग हो जाती है तो उनके वर्ग भी और लिख देते हैं ना, जैसे अपन लिखते हैं 8th बी 7th बी ऐसा लिखते हैं ना, क्योंकि जब वर्गों की संख्या और बढ़ जाती है तो हम उसको और ज़्यादा वर्गीकरण कर देते हैं। वैसे तो कक्षा शब्द ही क्या है, एक वर्ग है ना। तो इसके अंदर क्या क्या शब्द आ सकते हैं, इसके अंदर कक्षा शब्द जैसे इसके उदाहरण लीजिए, जैसे कक्षा, विद्यार्थी, झुंड। अब झुंड जैसे मान लो बकरियां जा रही है, एक बकरी खड़ी है ना, मार्ग में कहीं आपने देखा या अपने आसपास कहीं देखा तो उस एक को हम बकरी कहेंगे क्या, हम उसको झुंड कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। लेकिन एक से अधिक संख्या में अगर है तो वो उनका झुंड कहलाएगा, नहीं कहलाएगा कि बकरियों का झुंड। तो झुंड शब्द एक से अधिक की संख्या का बोध करा रहा है ना, आप जानते हो इस चीज को, आप समझ चुके होंगे कि समूह का बोध करा रहा है। झुंड शब्द किसका बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। इसी प्रकार देखिए मंडली है ना, मंडली कोई सी भी हो सकती है। आपने कभी आसपास देखा होगा भजन कीर्तन होते हैं तो भजन मंडली को बुलाते हैं, यानी उसमें भजन गाने वाले और बजाने वाले कुछ लोगों का वो समूह होता है। तो मंडली शब्द हमें किसकी ओर इंगित कर रहा है, एक समूह को बताने वाला है। इसीलिए इसका उदाहरण होगा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए सेना, क्या एक व्यक्ति को हम सेना कह सकते हैं क्या, सैनिक, एक व्यक्ति को हम सैनिक तो कह सकते हैं। देश के लिए लड़ने वाला जो सिपाही होता है उसको हम क्या कह देते हैं, सैनिक। तो वह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन समूह का बोध कराने वाला शब्द क्या है, सेना। क्योंकि सेना किसका बोध करा रहा है, एक से अधिक सिपाही, एक से अधिक जो देश के लिए लड़ने वाले जो सैनिकों का जो समूह होता है उसको हम क्या कह देते हैं, सेना। फौज भी कह देते हैं, फौज। गुच्छा, अब गुच्छा शब्द, गुच्छा भी क्या होता है, गुच्छा एक चीज को हम गुच्छा नहीं कह सकते, है ना। एक पेन है, इसको हम गुच्छा नहीं कह सकते। एक चाबी है, इसको हम गुच्छा नहीं कह सकते। लेकिन एक से अधिक चाबियां अगर हमारे छल्ले में जब लगी रहती हैं तो हम चाबियों का गुच्छा उसको कह सकते हैं। अंगूर, एक अंगूर हमने उठाया तो क्या उसको गुच्छा कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। वो तो एक संख्या में एक ही है, इसलिए वो समूह का बोध नहीं करा रहा है। लेकिन अगर पूरा हम एक अंगूर का गुच्छा उठाते हैं, उसमें एक से अधिक संख्या में अंगूर होते हैं तो वो क्या हो जाता है, गुच्छा। तो गुच्छा में क्या होता है, एक से अधिक संख्या होती है और इसीलिए वह किसका बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा शब्द किसी वर्ग या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, विद्यार्थी, झुंड, मंडली, सेना, फौज, गुच्छा आदि। और भी कई शब्द हो सकते हैं जो आपको ध्यान में आएंगे, आप इसके उदाहरण में उनको शामिल कर सकते हैं। अब इसका दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, दूसरा भेद पढ़ेंगे, उदाहरण या भेद द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दूसरा लिखिए आप, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक
द्रव्यवाचक संज्ञा में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले लिखिए, परिभाषा लिखिए कि जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार ध्यान दीजिए परिभाषा की ओर। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पदार्थ में आप देखिए, ठोस, द्रव, गैस, ये भी पदार्थ ही है ना, ये भी पदार्थ होते हैं। और इसके जो उदाहरण है कुछ मैं आपको समझा देती हूँ, है ना। द्रव्य पदार्थ विज्ञान में भी आपने शब्द समझ लिए, द्रव्य क्या होता है, पदार्थ हम किसी किसे कह सकते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। वो सारे उदाहरण जो द्रव्य और पदार्थ होते हैं वो सब इसमें आएंगे। इसके उदाहरण लिखिए, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, दूध, दही, पानी आदि। ऑक्सीजन और जो गैसें होती है, देखो पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। तो जो गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है और हीलियम है, वो भी इसमें आ जाएंगे, है ना। ठोस के नाम भी इसमें आ जाएंगे, है ना। कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम वगैरह भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो खनिजों के नाम, ये खनिज तो है सोना, चांदी, पीतल, तांबा वगैरह। दूध, दही, पानी लिक्विड है ना। तो जो भी लिक्विड चीजें होती है, घी, तेल वगैरह भी इसमें आ जाएंगे, वो भी तो पदार्थ है ना, तो वो चीजें भी इसमें आ जाएंगी। मैंने कुछ उदाहरण लिखा है, बाकी उदाहरण आप समझ सकते हो। आप अपने आसपास देखिए कि पदार्थ की श्रेणी में कौन से आते हैं, द्रव्य कौन कौन से होते हैं, तो हम अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो द्रव्य या पदार्थ होती हैं, जो हम काम में लेते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के जो दो भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये आपने समझ ली। समूहवाचक संज्ञा जो समूह का बोध कराए या वर्ग का बोध कराए, जैसे कक्षा, विद्यार्थी, झुंड, मंडली, सेना, फौज, गुच्छा आदि। इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा होती है सोना, चांदी, पीतल, तांबा, दूध, दही, पानी आदि। ये द्रव्य या पदार्थ होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो सभी द्रव्य या पदार्थ होते हैं। तो इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक बार आपको समझ में नहीं आती है कोई चीज़, तो उस वीडियो को आप दोबारा सुनिए, अच्छे से सुनकर समझिए। अगर आप बार बार उसको सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, वो ज्ञान आपका स्थायी हो जाएगा, आप उसको भूलोगे नहीं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिए और इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा का जो तीसरा भेद है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। क्या है वो? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा कौन सा था? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा को हम पढ़ेंगे बाद में। संज्ञा का जो तीसरा भेद है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा, इसकी पहले परिभाषा पढ़ा तो चुकी हूँ मैं आपको।
जब मैंने परिभाषा पहले दिन जब संज्ञा के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था आपको कि क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, जलन हमारे मन में उठने वाले जो भी भाव होते हैं वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे हैं कि मन में उठने वाले ही नहीं, बहुत सारी शब्द ऐसे होते हैं जो भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो थोड़ा हम उनके बारे में जानेंगे। पहले परिभाषा हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ साथ लिखिए और समझिए, और उसके बाद में आपको और अच्छे से समझाऊंगी कि भाववाचक को हम कैसे पहचानेंगे। जो संज्ञा शब्द रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, जो संज्ञा शब्द रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराती हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गई हमारी परिभाषा। क्या है परिभाषा? एक बार और सुनिए और लिखिए साथ में। जो संज्ञा शब्द रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा शब्द तो सभी हैं, पर भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से आएंगे? जो संज्ञा शब्द से हमें पता चल रहा हो कि रंग है, रूप है, आकार है, प्रकार, अवस्था या दशा है, तो वो सब किस में आ जाते हैं? भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। देखो, स्वाद भी आ जाएगा इसमें, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, गुण भी आ जाएगा इसमें ना, गुण भी लिख लेना, गुण भी आ जाता है। तो जैसे इसको उदाहरण समझेंगे हम, जैसे मिठास। देखो, मीठा तो मीठी चीजें हम खाते हैं ना, है ना, मीठी पपड़ी, मीठी चक्की, है ना, ये तो बोलते हैं हम, है ना। तो मीठी तो वस्तु हो गई ना वो, लेकिन उसके अंदर भाव क्या है? उसके अंदर भाव है मिठास, है ना। कोई भी हमने मीठी चीज खाई तो उसके अंदर भाव शब्द क्या आ जाएगा? मिठास आएगा, ठीक है ना। ताकत, ये भी भाव है। ताकतवर लिख देंगे तो वो कोई व्यक्ति हो सकता है कि यह व्यक्ति बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके अंदर उस ताकतवर में जो भाव क्या है? वो ताकत है, ताकत उसका भाव है, क्योंकि वो अंदर है ना, उसको हम थोड़ी थोड़ी देख पा रहे हैं। मैं आपको इसको समझाऊंगी, कैसे समझेंगे हम। सच्चाई, ईमानदारी, क्रोध, प्रेम, बुढ़ापा, बचपन आदि। ये कुछ उदाहरण मैंने इसके लिखे हैं। मिठास, ताकत, सच्चाई, ईमानदारी, क्रोध, प्रेम, बुढ़ापा, ये अवस्था को बोध करा रहा है ना। चलो और एक आध उदाहरण लिख देते हैं। दशा, बीमारी, ये भी भाव है। इसी प्रकार से आप आकार प्रकार में देखते हैं, जैसे गोलाई, चौड़ाई, ये भी भाव है आदि। अब हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे कि पहचानेंगे हम कैसे। कि देखो, विशेषण भी होते हैं, ये शब्द विशेषण में भी कुछ आ जाते हैं, क्योंकि परिभाषा और विशेषण की भी लगभग ऐसी होती है कि रंग, रूप, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द विशेषण भी होते हैं। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है और विशेषण क्या है? कभी कभी तो दोनों एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। तो मैं यहाँ कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे मीठा, मीठा शब्द से बना है, जैसे मैंने बोला मीठा आम। तो देखो, आम के आगे मैंने मीठा शब्द लगा दिया और ये हमें उचित भी लग रहा है, तो ये तो क्या हो गया? ये तो विशेषण है। लेकिन अगर मैं इस मीठा की
मिठास आम, तो ये उचित प्रतीत नहीं हो रहा है ना। आप पढ़कर देखोगे तो मीठा आम तो उचित लग रहा है, पर मिठास आम उचित नहीं लग रहा है। ये ना कहने का मतलब ये है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उनके पीछे हम कोई दूसरा संज्ञा शब्द नहीं लगा सकते। तो देखो मैंने मिठास के पीछे आम लगाया है तो उचित नहीं लग रहा है ना। इसका मतलब मिठास में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पहली चीज तो ये समझना है हमें कि किसी जगह ताकत आदमी हम नहीं लिख सकते, ताकतवर आदमी हम लिख सकते हैं क्योंकि ताकतवर तो विशेषण है, लेकिन ताकत इसका भाव है, इसलिए ताकत के पीछे अगर संज्ञा शब्द लिखेंगे तो उचित नहीं लगेगा, वो अनुचित लगेगा, हमें पढ़ने पर वो सही नहीं लगेगा। ये तो पहली पहचान है। देखो सच्चा आदमी हम लिख सकते हैं, सच्चा आदमी है ना। कोई सत्य बोलता है तो उसको है ना ये आदमी तो बहुत सच्चा है, तो सच्चा आदमी, तो ये क्या है, ये तो विशेषण है। क्या है ये, विशेषण। अब इसको भाववाचक संज्ञा अगर सच्चा की जगह अगर लिख देते हैं, क्या लिखा मैंने, सच्चाई, सच्चाई। तो सच्चाई आदमी उचित लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। बोलने पर कितना लग रहा है, अटपटा लगता है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि सच्चाई आदमी, ये कैसा वाक्य है, ये कैसा शब्द है, तो उचित नहीं लग रहा है ना। तो सच्चाई क्या है, भाव है। भाववाचक संज्ञा के पीछे हम दूसरी संज्ञा लगा करके उसको देखेंगे तो हम पता लगा पाएंगे कि वो उचित नहीं लग रहा है। भाववाचक संज्ञा के पीछे हम दूसरी संज्ञा लगा करके उचित शब्द नहीं बना सकते, इसीलिए वो भाववाचक संज्ञा होती है। ऐसे शब्दों में भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बूढ़ा आदमी हम कह सकते हैं, पर बुढ़ापा आदमी हम नहीं कह सकेंगे क्योंकि वो उचित नहीं लगेगा। इसका मतलब बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है। पहली चीज तो ये पहचान है। और दूसरी चीज भाववाचक संज्ञा क्या होती है, महसूस की जाती है, महसूस करने का शब्द होता है। मैं इसको हम छू नहीं सकते। किसको नहीं छू सकते, इस भाववाचक संज्ञा को जो भी शब्द होते हैं उनको हम छू नहीं सकते। एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगी है आपके कमरे में, वो सुंदर तस्वीर लगी है, तो आपने उसमें सुंदर तस्वीर में भाव क्या है, सुंदरता। अब जैसे आप कहोगे कि दीदी कह रही है कि आप छू नहीं सकते भाववाचक संज्ञा को, है ना, छू नहीं सकते, तो मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। छू कैसे नहीं सकते, तस्वीर को हमने छुआ, मान लो ये तस्वीर थोड़ी देर के लिए तस्वीर है, एक यह सुंदर तस्वीर है, थोड़ी देर के लिए समझना। कोई मैं अच्छी चित्रकार तो हूँ नहीं, पर मैं थोड़ा सा आपको बना देती हूँ ना। मैंने चित्र बनाया है ना, अभी तस्वीर बहुत सुंदर है ना, बना देंगे, भले ही सुंदर ना हो लेकिन समझने के लिए समझना, ये सुंदर तस्वीर है ना। अब सुंदर नहीं भी लगेगा कभी तो मानना है हमें, ये बहुत सुंदर एक चित्र बना हुआ है। तो इस सुंदर तस्वीर को हमने, अब मैंने कहा कि छू नहीं सकते, तो हमने छुआ, तो हमने किसको छुआ, तस्वीर को हमने छुआ है। उसके अंदर सुंदरता का जो भाव है उसको तो हमने क्या किया है, महसूस किया है। आप कहीं जाते हो, घूमने जाते हो, कहीं पहाड़ों में, ऐसी कहीं बहुत अच्छी जगह पर आप जाते हो, तो वहाँ की जो सुंदरता है उसको आप छूते नहीं हो, आप उसको अंदर से महसूस करते हो कि वहाँ कितनी हरियाली है, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यही तो महसूस करते हैं हम। अभी सावन का महीना आ गया, आप बहुत जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने के प्लान बनाते हैं, और हम कहीं ना कहीं जाते भी हैं ऐसे मौसम में जब मौसम सुहावना होता है। तो उस जगह जब जाते हैं कहीं तो हमें वहाँ पर कुछ सुंदर प्रतीत होता है। कभी हम जंगल में भी गए तो वहाँ पर भी हमें सुंदरता महसूस होती है। सुंदरता जो होती है वो क्या होती है, महसूस की जाती है, महसूस करने की चीज़ है। तो जो तस्वीर है उसको हमने छुआ, तो हमने किसको छुआ, हमने तस्वीर को छुआ है ना। लेकिन भाववाचक भाव क्या है उसके अंदर, सुंदरता, सुंदरता उसका भाव है, उसको तो हमने महसूस किया है। हमें लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही सुंदर तस्वीर है ना। लेकिन उसके अंदर क्या था, उस तस्वीर में सुंदर तस्वीर में क्या छुपा हुआ है, सुंदरता का भाव छुपा है। क्या छुपा हुआ है, सुंदरता का भाव, वो हमने महसूस किया है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी और दादी जो कहती हैं कि अरे अब तो चला भी नहीं जाता, अब तो बुढ़ापा आ गया है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, बुढ़ापा आ गया है। तो क्या बुढ़ापा आ गया, क्या आपकी मम्मी के चेहरे पे क्या झुर्रियाँ पड़ गई है, क्या कुछ हो गया है, ये पहचान है ना, वो नहीं हुई ना। दादी तो फिर भी हो सकती है, लेकिन मम्मी तो नहीं हुई, फिर भी वो कहती है अरे बुढ़ापा आ गया मेरा तो, है ना। कभी कभी ऐसी बात वो कह देती हैं। तो बुढ़ापा क्या है, क्या वह मम्मी बूढ़ी हो गई, क्या नहीं हुई वो तो, है ना। फिर दादी नानी तो फिर भी हो सकती है,
तो नहीं गिना। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्हें अंदर से थकान महसूस होने लगी है, कमजोरी महसूस होने लगी है, तो उनको लगा कि मेरा भी बुढ़ापा आ गया है। तो बुढ़ापा क्या है? एक भाव है, एक अंदर से वो भाव है। जब हमारा शरीर काम करना कम कर देता है, थकान महसूस करता है, तो वो क्या होता है? बुढ़ापा। अब आप कहते हो कि दीदी बुढ़ापे को तो छू सकते हैं, हम दादी नानी को छू लेते हैं ना। हमने दादी जी के हाथ अड़ा के छू लिया, नानी को छुआ, है ना, हाथ अड़ा के में छूते हैं। तो हमने किसको छुआ? हमने तो दादी को छुआ है, उस बूढ़े व्यक्ति को छुआ है, जिसको भी हमने छुआ है। उसके अंदर का जो बुढ़ापा है उसको तो हम नहीं छू रहे हैं, हम उस बूढ़े व्यक्ति को छू रहे हैं। बुढ़ापा ऐसा भाव है, उसको हम छू नहीं सकते, हम उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो जो भी भाववाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है? उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, उन्हें छुआ नहीं जा सकता। हवा को महसूस करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें महसूस होती है। हवा में क्या ठंडा ही हम महसूस करते हैं। कभी चाय दूध गर्म आपने पिया होगा तो दूध गर्म ही होता है ना, गर्म दूध है, पीते ही मुँह जल जाता है कभी, है ना। तो आपने क्या किया? आपने दूध को छुआ, गर्म दूध को, और उसके दूध के अंदर की जो गर्माहट है वो भाव है। समझ में आया आपको कुछ? गर्म दूध भाव नहीं है, गर्म भाव वाचक संज्ञा नहीं है, पर उसके अंदर की जो गर्माहट है, उसके अंदर की जो गर्मी है वो भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि गर्मी शब्द के पीछे भी आप क्या नहीं लगा सकते हैं? देखो, गर्म दूध हम कह सकते हैं, गर्म दूध, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये गर्म तो है, विशेषण है, लेकिन गर्मी दूध नहीं कह सकते ना। उस दूध के अंदर क्या है? गर्मी है, गर्माहट है, वो भाव है। समझ में आया कुछ? इस तरह से भाववाचक संज्ञा होती है। तो आज की कक्षा में इतना ही कि हमने 2 संज्ञा पढ़ी है। अब हमारी संज्ञा का टॉपिक तो लगभग पूरा हो गया है, पर किन किन शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं वो हम अगली कक्षा में समझेंगे। अभी हमने इतना समझा, क्या क्या जातिवाचक संज्ञा अच्छे से पढ़ी है हमने। उसके बाद हमने जातिवाचक के आज भेद पढ़े, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक जो वर्ग का बोध करा है और द्रव्यवाचक जो पदार्थ का बोध करा है, उनके उदाहरण भी हमने पढ़े। उसके बाद हमने भाववाचक संज्ञा को अच्छे से समझा है कि भाव वास्तव में होता क्या है। भाव को महसूस किया जाता है, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जाता है। इसे क्रोध आ जाता है, प्रेम, ये सब भी तो महसूस करने की ही चीज़ें हैं, है ना। क्रोधी व्यक्ति को हम छूते हैं, क्रोध को हम नहीं छू सकते, उसको तो महसूस करते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इनको अच्छे से याद करिएगा। धन्यवाद।